चलिए देखिए, बादलों का डेरा लगा हुआ है, लेकिन कहीं पे तपता हुआ सूरज भी आपको दिखाई देगा। तो बादलों का इंतजार सभी को है। हर कोई पूछ रहा है कि गर्मी पर बादल कब लगाम लगाएंगे। ऐसे में अच्छी खबर यह है कि इस चिलचिलाती गर्मी से हमको राहत दिलाने वाले बादल जल्द आ रहे हैं। मतलब इस बार मानसून की आमद वक्त से पहले होने वाली है। इस बात की तस्दीक प्री मानसून फुहारों ने कर दी है। जी हाँ, देखिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कुछ तटीय राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जमकर बादल बरस रहे हैं। और यही नहीं, जो वजहें मानसून के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं, वो सिस्टम जल्द ही केरल में दाखिल होने वाला है। इसका असर हर जगह दिखाई देगा। भीषण तपिश के बीच की ये तस्वीरें बेहद सुकून देने वाली हैं। आसमान से टपकती इन बूंदों को देखकर भी गर्मी से राहत का एहसास होता है। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश होने से कुछ मुश्किलें भी पेश आती हैं, लेकिन गर्मी से परेशान लोगों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं। मानसून के इस बार समय से पहले आने की संभावना के बीच देश के कई हिस्सों को प्री मानसून की बारिश ने पानी से सराबोर कर दिया, जो इस बात का संकेत है कि इस बार अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग ने भी इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कई जगह अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। मुंबई, गोवा, कर्नाटक में बेंगलोर से लेकर उडुपी जिले तक में अच्छी बारिश हुई है, तो असम के गुवाहाटी में भी मूसलाधार बारिश हुई है। मुंबई में 21 मई से 24 मई के बीच मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है, तो वहीं गोवा में 20 मई से 22 मई तक 2 दिनों के लिए बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तराखंड के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जो 21 मई से 24 मई तक के लिए है। देश भर में कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। ज्यादातर इलाकों में हो रही ये बारिश प्री मानसून बारिश है, लेकिन लगातार बन रहे हालातों को देखने पर लग रहा है कि जैसे मानसून भारतीय मेनलैंड पर अब कभी भी दस्तक दे सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मानसून अपने पैर पसार चुका है और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर मध्य बे ऑफ बंगाल में मानसून का सिस्टम 19 मई को ही पहुंच चुका है। इसमें कई वैसे इलाके भी हैं जहां आमतौर पर 1 जून तक मानसून का सिस्टम आता है। तो वही है, केरला पे नेचुरली ऑन साइड पहले होने का अनुमान है। उसके साथ जैसे सिस्टम जब बना हुआ है, उसके साथ यही है कि नेचुरली थोड़ा प्रोग्रेस भी थोड़ा बाकी जगह में भी जल्दी आ सकता है। एनीवे हमारा उसके लिए अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है। अभी हमारा स्टेटमेंट केरला के लिए है। उसके साथ ही जैसे बे ऑफ बंगाल में भी आपने देखे क्लाउड्स बना हुआ है, वहाँ भी आज मानसून थोड़ा एडवांस किया है। उसके साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी हमारा अनुमान यही है कि मानसून आने वाले 3 से 4 दिन आ सकते हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 27 मई तक केरल में मानसून की एंट्री की संभावना जताई थी, लेकिन प्री मानसून बारिश और बाकी स्थितियों को देखते हुए लगता है कि इस अनुमान को गलत साबित करते हुए केरल में मानसून की उससे पहले ही एंट्री हो सकती है। केरल से ही दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के मुख्य थल सीमा में प्रवेश करता है। आमतौर पर 30 मई को सुदूर दक्षिण से मालदीव और श्रीलंका होता हुआ मानसून की बारिश केरल के तटीय क्षेत्रों में पहुंचती है। अभी अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके अगले 1-2 दिन में चक्रवातीय सिस्टम का रूप लेने की संभावना है। इसी सिस्टम के सहारे मानसून के केरल में दाखिल होने की मजबूत संभावना है। अगर सिस्टम से जुड़े सभी कारक बने रहे तो 22 मई से लेकर 24 मई के बीच यानी इसी हफ्ते केरल में मानसून की मजबूत एंट्री हो जाएगी। अंडमान निकोबार के बाद अब बारी केरल की, और केरल में भी 3 से 4 दिन पहले जो है मानसून दस्तक देने वाला है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफ़ी राहत है और मौसम जो है वो बेहद ही सुहाना बना हुआ है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी में एक तरीके का सर्कुलेशन पैटर्न बन रहा है, जिसकी वजह से जो ये लोअर प्रेशर में जा सकता है। अगर ऐसा लगता है तो केरल में करीब 1 हफ्ते पहले ही मानसून आ जाएगा। सिर्फ केरल ही नहीं, बल्कि मानसून की तेज रफ्तार देश के बाकी हिस्सों के लिए भी गुड न्यूज होगी। पूर्वी छोर से भी बंगाल की खाड़ी के जरिए उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों और बंगाल, ओडिशा जैसे राज्यों में भी मानसून जल्दी आ सकता है। देश के बाकी इलाकों मसलन उत्तरी भारत में मानसून कब प्रवेश करेगा, इसके बारे में अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मानसून कई सारे फैक्टर की वजह से आगे बढ़ता है, जो समय समय पर बदलते रहते हैं। लेकिन भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस बार देश भर में मानसून की बारिश सामान्य से 5% से ज्यादा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वैसे ऐसे मौसम का ना हम दिल्ली वालों को बहुत बेसब्री से इंतजार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शौर्य की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और सरहद की हिफाजत में हमारे जवान सीना तान कर खड़े हैं, और ऐसे में आपको भारत पाकिस्तान सीमा की एक ऐसी फॉरवर्ड पोस्ट के बारे में बताते भी और दिखाते भी जहां पर सीमा सुरक्षा बल के जवान तो तैनात हैं ही, लेकिन साथ ही साथ बीएसएफ की महिला कमांडोज भी डटी हुई हैं। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों के साथ इन महिला कमांडोज ने भी कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। तो चलिए दिखाते हैं कैसा है सरहद पर नारी शक्ति का सुरक्षा चक्र। चौबीस घंटे, सातों दिन और हर पल जो करते हैं सरहद की निगहबानी। भारतीय सीमा की वो प्रहरी हैं जो सरहद पर मुस्तैदी से डटे रहते हैं ताकि हम और आप महफूज रह सकें। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये वो महिला कंपनी है जो सीमा पर दुश्मनों के सामने दीवार बनकर तैनात रहती है और दुश्मन की हर नापाक हरकत का उन्हीं की भाषा में जवाब देती है। ये बीएसएफ की वो महिला रेंजर हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से तिलमिलाए पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया था। सर, जज्बा हमें भरपूर था क्योंकि ट्रेनिंग हमारी प्रॉपर हार्ड हुई है, तो उस वजह से हमें पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता था और हम इसी बोर्ड पोस्ट के ऊपर हम डटे रहे और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया हमने पाकिस्तान की हर कार्रवाई का। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में तैनात महिला कमांडोज की टोली का जोश और जज्बा हाई है। पलक झपकते ही दुश्मन पर काल बनकर टूटने वाली ये महिला कमांडोज दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के हुनर में माहिर हैं। पाकिस्तान के जो बैट एक्शन की कोशिश इस इलाके में किया गया उसका जवाब भी इन महिलाओं के द्वारा दिया गया। इनको एक बार ये भी कहा गया कि आप इस पोस्ट को छोड़ करके जा सकती हैं, लेकिन ये महिलाएं यहाँ पर 24/7 डटी रही और किसी भी तरीके से इनको कोई डर नहीं लगा। पाकिस्तान जिस तरीके से फायरिंग कर रहा था, स्वार्म ड्रोन्स का अटैक कर रहा था, किस तरीके से आप लोगों ने मोर्चा संभाला उस दौरान? उस दौरान सर हमने उनकी जो फायरिंग थी उसका हमने पूरा जवाब दिया। जिस तरह की कार्रवाई थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे C2C वगैरह में थे तो उस तरह से कैप्चर किया गया मूवमेंट को, और जहां मोर्चे के अंदर में तैनात थी वहां पे जब फायरिंग आई तो उस फायरिंग का प्रॉपर जवाब दिया गया उनको, जिससे उनको पीछे हटना ही पड़ा। बिल्कुल, आप बताइए कि एक पूरा ऑपरेशन पाकिस्तान वहां से कर रहा था, हर एक ऑपरेशन का जवाब आप लोगों ने दिया, कितना कठिन था उस दौरान? कठिन तो था सर, लेकिन ट्रेनिंग ऐसी दी गई है कि हम लोगों को डट के मुकाबला करना था। और वैसे भी सर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लोगों को हौसला आया, जैसे उन्होंने ऑपरेशन में 2 महिलाओं ने सर डट के मुकाबला किया है, तो वैसे भी हम लोग अगर डरते भी तो उनको देख के हमें ज्यादा हौसला आया सर। अपना घर बार छोड़ देश की सरहदों की हिफाजत कर रही इन महिला कमांडोज का जज्बा देख आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। के राम जुगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। सीमा पर तैनात बीएसएफ के इन जवानों ने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान की हर चाल को बेनकाब कर दिया और पाकिस्तानी गोली का जवाब गोले से देकर दुश्मनों को कदम पीछे लेने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर बने कंट्रोल रूम पर ये पूरी तरीके से जहां निगरानी कर रही थी उन आतंकियों की घुसपैठ की, तो वहीं दूसरी तरफ जो पाक रेंजर्स यहाँ पर भारी गोलाबारी कर रहे थे उनको भी जवाब दिया जा रहा था। अब आपको सांबा सेक्टर के उस ऐतिहासिक पोस्ट पर लिए चलते हैं जहां से बीएसएफ के जवानों ने सियालकोट में तबाही की दास्तान लिखी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना और एयरफोर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई किया, तो वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बीएसएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई।
मैं इस वक्त बीएसएफ के उन जवानों के साथ मौजूद हूं जिन्होंने पाकिस्तान के सियालकोट स्थित उस पोस्ट को पूरी तरीके से ध्वस्त किया था, जिस पोस्ट को उसकी तस्वीरें सारे देश और दुनिया ने देखी। बीएसएफ के जवानों ने 81 mm मोर्टार और साथ ही आर्टिलरी के जरिए किस तरीके से उस पूरे पोस्ट को ध्वस्त किया, वो तस्वीरें हर एक जगह मौजूद हैं। सांबा सेक्टर में बीएसएफ के डीआईजी ने ये भी बताया कि ये वही पोस्ट है जहां से बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंटिन्यूटी में तो बॉर्डर एरिया काफी अलर्ट था और सारे अधिकारी हमारे जवानों के साथ पोस्टों पे थे, आउटपोस्ट पे। उसमें सीओ साहबान, मैं भी और जितने डिप्टी कमांडेंट्स 2IC सारे बॉर्डर पे थे। और उस दिन आप इस जगह पे खड़े हो जहाँ पे तो जम्मू सीमांत के अंदर जो सांबा का क्षेत्र है, यहाँ सबसे पहले और सबसे जोरदार प्रहार आतंकवादियों और दुश्मन की टोली पर यहाँ से किया गया बीएसएफ द्वारा उस रात। भारतीय सुरक्षा बलों और बीएसएफ जवानों के पराक्रम की ये वामीट गाथा है जिसे हिंदुस्तान तो सदियों तक याद रखेगा, लेकिन पाकिस्तान भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को चाहकर भी भूल नहीं पाएगा। जम्मू कश्मीर के सांबा से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, गुजरात से एक अच्छी खबर आई है, आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताइए आप लोगों में से किसको जंगल सफारी का शौक रहा है या आप लोग गए हैं? मेरे को शौक बहुत है पर मैं जा नहीं पाई हूँ अभी तक, मतलब जाना चाहती हूँ मैं, वो सामने देखना चाहती हूँ। आप जा सकती हैं उत्तराखंड में, आप जा सकती हैं कॉर्बेट जा सकती हैं। मुझे भी बहुत शौक है, मैं थाईलैंड गई थी एक बार, तो वहाँ पर इस तरह का कुछ मैंने करा था, तो बहुत इंटरेस्टिंग था ना। बताएं। मैं बॉम्बे में रही हूँ, तो संजय गांधी इंटरनेशनल पार्क है वहाँ पे बहुत बार, बट मुझे हमेशा कान ही दिखे हैं उनके। मैंने तो गीर वाले जंगल भी, गीर वाले शेर भी देखे हैं, कॉर्बेट वाले भी, और रणथंबोर तो मैंने 2 बार देखे सामने से, एकदम सामने से। रणथंबोर में 3 नजर आए थे एकदम सामने से। 4-5 बार हो गया। गीर में जो अंदर वाला जो एरिया होता है ना, जहाँ पर ट्राइब्स लोग रहते हैं, वहाँ पे मैंने बिल्कुल वहाँ जाके शेर देखे थे, और वहाँ तो लगता ही नहीं है, अब शेर को देख लो तो लगता ही नहीं कि सामने शेर है। देखिए, ऑनेस्टली मैं तो एक्सेप्ट करूंगी इस बात को, 3-4 बार कॉर्बेट हो चुका, 2 बार रणथंबोर, मुझे लगता है 1 बार भी नजर नहीं आया। मतलब बस ये बता कि यहाँ से पगमार्क, बस यहाँ से ये जो पगमार्क आप देख रहे हैं, बस अभी टाइगर यहाँ से गया होगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द हर किसी को दिखने वाला है जो भी जाएगा। और वो भी हम बात कर रहे हैं गुजरात की, हम बात कर रहे हैं गिर की, क्योंकि देखिए दरअसल गुजरात में पिछले दिनों मई में ही एशियाटिक लायन की जो काउंटिंग है वो हुई थी। उसकी रिपोर्ट आज सामने आई है, जिसके मुताबिक इस साल शेरों की संख्या 891 हो गई है। यानी साल 2020 में जहां शेरों की आबादी 674 थी, उसमें 5 साल बाद 217 शेर और बढ़ गए हैं। आखिर शेरों की गणना कैसे की गई? कभी गायब होने की कगार पर पहुंचे एशियाई शेरों का कुनबा साल दर साल कैसे बढ़ रहा है, चलिए जानते हैं। काले रंग के गहरे धब्बों से लेकर सुर्ख, पीला, भूरा, रेतीला और कभी कभार कुछ खास रोशनी में चांदी जैसी चमक, ऐसी ही कुछ है गुजरात में पाए जाने वाले एशियाई शेर की पहचान। कभी एक वक्त था जब शेर की एक खास प्रजाति विलुप्ति की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से एशियाटिक लायन के संरक्षण की कई कोशिशें जारी हैं। इनमें शेरों की गिनती का काम खास तौर से शामिल रहा है। यही वजह है कि हर 5 साल में गुजरात सरकार का वन विभाग शेरों को बचाने का ताना बाना बुनता है, उसकी गिनती करवाता है। इस साल भी वन विभाग ने एशियाई शेरों की 16वीं बार गिनती कराई, जिसकी रिपोर्ट ने दिल खुश कर दिया। ये रिपोर्ट बताती है कि राज्य में कई जिलों के जंगलों में शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब गुजरात में शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है। इससे पहले साल 2020 में एशियाई शेरों की गिनती कराई गई थी। उस वक्त यहाँ शेरों की कुल आबादी 674 पाई गई। अब 5 साल बाद शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई। बता दें कि 2025 में एशियाई शेरों की ये 16वीं गणना है, जिसमें सरकारी अधिकारियों और ट्रेंड स्वयं सेवकों समेत 3000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। 10 से 13 मई के बीच शेरों की गिनती आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हाईटेक तरीके से हुई थी।
वैसे तो एशियाई शेरों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन एक बेहद उपयोगी तरीका रहा है, क्योंकि इससे सांख्यिकी विश्लेषण और उसके क्रियान्वयन के नतीजे लगभग 100% रहने का अनुमान रहता है और ये तरीका पिछले 3 दशकों से काफी चलन में भी है। हर शेर की पहचान के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरा ट्रैप जैसे तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। कुछ शेरों को रेडियो कॉलर लगाए गए, जिससे शेर और उसके समूह का पता लगाने में मदद मिले। इसके अलावा GIS सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे सर्वेक्षण क्षेत्रों को चित्रित करने के लिए शेरों की गतिविधियां, उनके पैटर्न और आवास उपयोग पर नजर रखने के लिए एक मैप तैयार किया गया। सूत्रों के अनुसार इस हाईटेक गिनती के दौरान 300 से ज्यादा शेर जंगल के अंदर मिले, जबकि जंगल के बाहर भी करीब 400 शेर घूमते फिरते नजर आए। बता दें कि शेरों की ये काउंटिंग राज्य के 11 जिलों की 58 तहसीलों में हुई थी। कुल 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शेरों की ये काउंटिंग हुई। जानकार मानते हैं कि एक शेर को जीने और अपनी गतिविधियों के लिए कम से कम 7 से 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की जरूरत होती है, क्योंकि इतनी जगह में उसको भोजन की तलाश, शिकार और अपने इलाके को सुरक्षित रखने का पूरा माहौल मिलता है। निश्चित तौर पर गुजरात में एशियाई शेरों की बढ़ती आबादी जंगल के लिए एक शुभ संकेत है, जिसके लिए पिछले 25 सालों से नियमित रूप से कराई जा रही शेरों की आबादी का अनुमान, आकलन और संरक्षण कार्य जैसी कवायदों का खास रोल भी रहा है। वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि जब साल 1995 में गणना की गई तो वयस्क नर, मादा, शावक समेत कुल 304 शेर दर्ज किए गए थे। इसी तरह 2001 में 327, 2005 में 359, अगले 5 साल बाद यानी 2010 में 411, 2015 में 523 और साल 2020 में कुल 674 शेर दर्ज किए गए। और अब 2025 में जंगल के राजा के कुनबे में 217 सदस्य और शामिल होकर 891 पर पहुंच गए हैं, जो निश्चित तौर पर शेरों की बढ़ती आबादी का शुभ संकेत है। आज एशियाई शेरों का निवास कहे जाने वाले सौराष्ट्र के जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर समेत कई और जगहों के जंगलों में ये शेर घूमते फिरते आराम फरमाते नजर आ जाएंगे, जो इनके प्राकृतिक आवास हैं और इनको संजोकर रखना ही एशियाई शेरों के अस्तित्व का आधार है। गुजरात के जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हम लोग जब भी उत्तराखंड जाते हैं या फिर जिम कॉर्बेट जाते हैं, राजस्थान भी आप रणथंभौर घूमने गए होंगे, तो हाथी आपको नजर आएंगे। हाथी की सवारी हम लोग अक्सर करते हैं और उन हाथियों की देखभाल करते हैं महावत। वो महावत ही होते हैं जो कि हाथियों को ट्रेन करते हैं, तभी तो पर्यटक आसानी से हाथी की सवारी कर पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में महावतों का एक बेहद फेमस गांव है। इस महावत विलेज में तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं। ये महावत विलेज तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में एक टाइगर रिजर्व के हाथी शिविर में बना हुआ है। इस गांव में सरकार ने करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से महावतों के लिए 44 नए मकान बनाए हैं। तो चलिए चलते हैं इस महावत विलेज की सैर पर। नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच बने ये सुंदर से कॉटेजेस छुट्टियां बिताने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हैं। ऊपर बादलों से घिरा आसमान और सामने है खुला मैदान। कॉटेज का दरवाजा खोलते ही नजर आता है सुंदर सा बगीचा। यहाँ इस तरह के छोटे छोटे कई कॉटेजेस हैं जहाँ तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ना तो ये कोई रिजॉर्ट है और ना ही सैलानियों के लिए बनाए गए कॉटेज, बल्कि ये हाथियों की देखभाल करने वाले महावतों के मकान हैं, जिसे आज दुनिया महावत विलेज के नाम से जानती है। भारत में पहली दफा हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नाम से आवासीय परिसर बनाया गया है।
ये महावत विलेज तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में बनाया गया है। इसमें 44 नए मकान बनाए गए हैं, जहां पीने के पानी की सुविधा, शौचालय और बच्चों के लिए खेल का मैदान शामिल है। This is the first time in India that a township is created exclusively for the occupation of our Mahavat. महावतों के आधुनिक मकानों के अलावा यहाँ हाथियों के लिए भी कई विशेष इंतजाम हैं। जैसे यहाँ कई बड़े बड़े तालाब हैं, जहाँ जाकर हाथी अपनी प्यास बुझाते हैं। साथ ही महावत उनको नहलाते भी हैं। नहाने के बाद ये हाथी जंगल की सैर पर निकल जाते हैं। This township has all facilities including a eco-friendly house, road, drainage, sewage system, a children's play area. The entire area is completely protected by a solar hanging fence. हाथियों के दीदार और उनके रहन सहन को देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक पहुंचते हैं। महावत पर्यटकों के सामने ही हाथियों को खाना खिलाते हैं, जिसे देख सैलानी बेहद खुश होते हैं। ये पहल न केवल हाथियों की देखभाल को बढ़ावा देती है, बल्कि पीढ़ियों से हाथियों की सेवा करते आ रहे महावत समुदाय के जीवन को मजबूती और सम्मान भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भैया आज जंगल की अगली खबर है ना? जंगल में मंगल जल्दी होगा, लेकिन आई एम श्योर कि आप सबका यूनिक एक्सपीरियंस रहा है जंगल सफारी का। गुंजन को हालांकि छोड़ के, गुंजन करेंगी अभी एक्सपीरियंस, है ना? लेकिन एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं तो जंगल में क्या क्या होता है ये अक्सर जानकर हैरानी होती है। तो आप सब क्या देखने के लिए जाते हैं? बाघ? ऑफ कोर्स बाघ देखने के लिए, क्योंकि हमें हिरन दिख ही जाते हैं, अक्सर दिख जाते हैं, भालू दिख ही जाते हैं। बिल्कुल, पर दिखना ना दिखना ये किस्मत की बात है ना? लक, इट्स ऑल अबाउट लक। आपको तो दिखा है ऑलरेडी, है ना? लेकिन देखिए, अब ऐसी एक खबर सामने आई है जिस खबर ने जंगल को करीब से जानने वालों को काफी हैरत में डाल दिया है। हुआ यह है कि यहाँ अचानक हाउलर प्रजाति के बंदरों की किडनैपिंग शुरू हो गई, और ये कोई और नहीं कर रहा बल्कि बंदर ही कर रहे हैं। कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल ये खबर पनामा के जंगलों से आई है, जो कैपुचिन प्रजाति के बंदरों को लेकर है। इस शोध में दावा किया गया है कि कैपुचिन बंदर हाउलर बंदरों के बच्चों की किडनैपिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, कैपुचिन बंदरों में किडनैपिंग के ट्रेंड को लेकर वैज्ञानिक हैरान हैं। दरअसल उन्होंने इन जंगलों में लगाए हिडन कैमरों के जरिए हाउलर बंदरों के अपहरण की तस्वीरें कैद की। चौंकाने वाली घटना पनामा के जुरकॉन द्वीप पर नजर आई है, और इन तस्वीरों में देखा गया है कि अभी तक 11 हाउलर बच्चे कैपुचिन बंदरों की पीठ पर दिखाई दिए हैं। हिडन कैमरों में ये भी कैद हुआ है कि कैपुचिन बंदर हाउलर बंदरों से उनके बच्चे छीन रहे हैं। यहाँ ये भी बता दें कि कैपुचिन बंदर सबसे बुद्धिमान बंदरों में से एक माने जाते हैं, और दूसरी प्रजाति के बंदरों के बच्चों के साथ खेलना इनका शौक रहता है। लेकिन इस बार ये कैपुचिन बंदर हाउलर बंदरों के बच्चों को वापस नहीं कर रहे। देखिए, कैपुचिन प्रजाति के पत्थरों का औजारों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और यही नहीं, कैपुचिन प्रजाति के बंदर पनामा, कोस्टा रिका में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आपको बता दें, वहीं जिन हाउलर बंदरों के बच्चों को कैपुचिन बंदर शिकार बना रहे हैं, वो अमेरिका में पाए जाते हैं।